हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। पहली चीज क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक्स की मास्टरी हम लोगों को करनी है। देखो मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड यूज किया है मास्टरी का। एलिमिनेशन सिखाते हैं बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे। पहली बात तो आप देखे होंगे कि मैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द डिलाइट आईएएस फर्स्ट टाइम मैं ऐसा सेशन लेके आया हूं। अगर आप लोगों को पता हो या इस तरह के बैच की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें एलिमिनेशन को मैंने रखा है, वरना मैंने इससे पहले कभी एलिमिनेशन की बात नहीं की है। उसका रीजन क्यों क्या रहता था, मैं खुद इसके अगेंस्ट रहा हूं। मैं कहता हूं नॉलेज पे काम करो, उसी से पेपर निकल जाएगा। लेकिन 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चला ही एलिमिनेशन है, तो उसके पॉइंट से मुझे मजबूर होना पड़ा कि नहीं, इस तरह का बैच लाना होगा। ये वैसा बैच नहीं है जिसके अंदर लास्ट वीडियो कोई एक दो वीडियो यूट्यूब पे आ जाती हैं, उसमें वो लोग ट्रिक्स सिखाते हैं, वो ट्रिक्स आप जाके वहां पे लगाते हो, वो इंप्लीमेंट होती नहीं है, उसके चलते आपके बहुत सारे मार्क्स नेगेटिव हो जाते हैं। ये उस तरह की का बैच नहीं है। इसमें हम मास्टरी करने वाले हैं। एलिमिनेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों को कुछ हद तक आता भी हो, मतलब मैं इस बैच की बात नहीं कर रहा, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट की बात कर रहा हूं। अगर उनको कुछ हद तक एलिमिनेशन आता भी है, लेकिन एलिमिनेशन में मास्टरी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं आपको कहूं कि आपको पॉलिटी आता है, आप कहेंगे सर आता है, मैं कहूंगा क्या पॉलिटी के अंदर मास्टरी है? तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सर मास्टरी कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है सर का सवाल बहुत डिफिकल्ट, हो सकता है सर तुरंत ही सवाल पूछना शुरू कर दें, हो सकता है बड़ा डीप में सवाल पूछें। समझे मेरी बात? जैसे मान लो मैं टीचर का भी अगर मान लो इंटरव्यू ले रहा हूं, डिलाइट आईएएस पे उनको पढ़ाना है, तो मैं दो ही चीजें पूछूंगा। क्या आपको हिस्ट्री आती है? तो वो कहेंगे हाँ मुझे हिस्ट्री आती है, मैंने यूपीएससी का मीन्स दिया है, मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने फलाना दिया है। मैं कहूंगा क्या हिस्ट्री के अंदर आपकी मास्टरी है? तो हो सकता है वो एक बार 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि मास्टरी का मतलब क्या हो गया। अब इसमें क्या क्या पीएचडी होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, इसका क्या मतलब? उसी हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। एलिमिनेशन करना और एलिमिनेशन में मास्टर बनना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो आपको एलिमिनेशन के अंदर मास्टर बनना है। देखते चलो किस तरीके से जो है आपको चीजें मैं करवाने वाला हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, और वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने इंप्लीमेंट होंगी। इस क्लास पे 100% फोकस रखिएगा, ठीक है ना? 100% फोकस रखिएगा। जैसे ही क्लास एंड होगी आपको लगेगा आपने आज बहुत सारी चीजें सीख ली, और आपको थोड़ा सा खुद को लेकर भी फील होगा कि काश प्रीलिम्स 2026 से पहले ये चीजें मुझे पता होती, या प्रीलिम्स के अंदर मैंने इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लिया होता, तो शायद मेरे बहुत सारे सवाल सही हो गए होते। पहली चीज इसके अंदर क्या है, पहली टेक्निक क्या है? अगर कहीं पे फैक्ट दिया हुआ है, मान लो किसी सवाल के अंदर फैक्ट दिया हुआ है, तुरंत आपको उस फैक्ट को डाउट की नजर से देखना है, संदेह की नजर से देखना है। अगर लगता है कि वो फैक्ट जो है गलत है, मान लो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी यूपीएससी की रहती है बहुत सारे क्वेश्चन में कि फैक्ट आपको गलत दिया होगा, लेकिन कई जगह फैक्ट सही भी होगा, है ना? तो हमें ये देखना है कहां पे फैक्ट सही है और कहां पे फैक्ट गलत है। मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको मानना है कि अगर कोई फैक्ट दे रखा है, और मैं आपको दिखाऊंगा, इस बार मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ शेयर की थी अंतिम प्रहार बैच में, उसमें कितने सारे सवाल हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो उसके अंदर से डायरेक्टली पूछी गई हैं, बस आपने थोड़ा सा उसको रिवीजन तो किया, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए उस चीज को, है ना? दिखाऊंगा मैं सवाल। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, अगर किसी सवाल में कोई फैक्ट पूछा गया है, तो तुरंत आपका माइंड जो है उसको संदेह की नजरों से देखेगा, उसको डाउट करेगा उस फैक्ट को लेकर। पहली चीज, ठीक है? कौन सा एग्जाम्पल है इसको लेकर वो भी देखते हैं। दूसरी चीज, अगर वहां पर किसी सवाल में कोई एग्रीमेंट दे रखा है, या किसी सवाल में कोई चार्टर दे रखा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ उस सवाल की रिक्वायरमेंट आपका फोकस। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि अगर मान लो किसी सवाल में फैक्ट है ना, फैक्ट दे रखा है, तो आपको मान के चलना है कि पॉसिबिलिटी है वो फैक्ट गलत हो सकता है, पहली चीज। उसी तरह से इस सवाल के अंदर मान लो यूपीएससी ने कोई एग्रीमेंट दे रखा है ना, कि ये जो है उद्घोषणा हुई है, या ये समझौता हुआ है, इस तरह के चार्टर को साइन किया गया है, इस तरह का कोई सम्मेलन हुआ उसके अंदर कोई चार्टर साइन किया गया है। अगर इस तरह की कोई चीज है, मान लो इस तरह का सवाल है, उस सवाल के अंदर यूपीएससी आपसे उम्मीद कर रहा है कि देखो, पहली बात तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। एक साल में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे दस्तावेजों पर साइन होता है ना? कई सारे डिक्लेरेशन जो है साइन किए जाते हैं। अब हो सकता है वो डिक्लेरेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है वो डिक्लेरेशन रीजनल स्तर का हो सकता है वो डिक्लेरेशन जो है नेशनल लेवल का हो,
या हो सकता है वो राज्य स्तर का हो, गवर्नेंस को लेकर, भारत के राज्यों में शासन को लेकर, सुशासन को लेकर किस तरह का कोई चार्टर है वो साइन किया गया है। तो क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक एक चार्टर को याद करो? क्या यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक एक एग्रीमेंट को जो सभी देशों के बीच में हुआ है उसको याद करो? तो यूपीएससी नहीं चाहता ना, पॉसिबिलिटी नहीं, कैसे करोगे? ये सेम वही सवाल है जो मैंने आप लोगों को एक बार पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि यूपीएससी ने मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को लेकर बात कही थी कि भाई मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये मान लो भारतीय संविधान के कौन कौन से अंश देखने को मिलते हैं। तब मैंने आपको क्या सिखाया था कि हजारों पेजों के उस दस्तावेज को क्या कोई पढ़ सकता है? क्या यूपीएससी ये कह रहा है कि जाओ उस दस्तावेज को पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि वहां पे भारत के जो है संविधान के मौलिक कर्तव्य उसमें दिखते हैं कि नहीं दिखते, या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अंश उसके अंदर है कि नहीं है, या इस तरह से वो सोच रहा है, या डीपीएसपी का कुछ तत्व वहां पे दिख रहा है? ऐसे मैच करोगे तो कितने ही डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लोगे, तो फिर तो उस सवाल को कभी डील ही नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि यूपीएससी आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड की एप्लीकेबिलिटी को चेक कर रहा है और कुछ भी चेक नहीं करना चाह रहा। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है आप अवेयर कितने हो, आपका फोकस कितना ज्यादा है, आप सवाल को कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। तो सेकंड चीज में अगर कहीं पे कोई एग्रीमेंट दिखे, अगर कहीं पे कोई चार्टर दिखे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस की जरूरत है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर फोकस से निकलेगा क्या? वो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को पता लग जाएगा। तीसरी चीज, अगर वहां पे कोई स्कीम है, पेपर में अगर तो कोई स्कीम पूछी गई है, या कोई प्रोजेक्ट पूछा गया है, या पूछा गया है कोई मॉडल, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रैप यूपीएससी के देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे सर कौन कौन से ट्रैप? एक ट्रैप होगा बच्चों उसके अंदर, अगर स्कीम है तो मंत्रालय का ऑप्शन होगा ही होगा। और बच्चों आप हैरान रह जाओगे, मुझे एक बात बताओ, सब बच्चों को बताना है, किसी को लाइव क्लास में नहीं झूठ बोलना है। जितने बच्चे क्लास के अंदर मौजूद हैं मुझे ये बताओ, क्या मैंने आपको मिनिस्ट्री के अलग से नोट्स रेडी करवाए थे कि नहीं करवाए थे? इस बार 4 से 5 सवाल 2026 में सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय से पूछे गए। क्या मैंने एक एक मंत्रालय के अंदर कौन कौन सी स्कीम है क्या उसको रेडी करवाया था या नहीं करवाया था? क्या आपने सामाजिक न्याय मंत्रालय उसमें सुना था, मैंने दिया था? क्या उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर मिनिस्ट्री को लेकर बात हुई थी? क्या एनवायरमेंट को लेकर अलग से मिनिस्ट्री करवाई थी? सब कुछ करवाया था कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो है मिनोरिटी अफेयर्स वो सब करवाया था। कोई भी बच्चा जो क्लास में अवेलेबल है मुझे वो ये बताए, क्या मंत्रालय के अलग से नोट्स बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे? जल्दी से बताओ भाई। अगर बनाए गए थे तो मान के चलो 4 से 5 सवाल सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय से आए, मिनिस्ट्री से आए। और अगर आप कहो कि सर मैंने मिनिस्ट्री पढ़ी थी और फिर भी आप उस सवाल को नहीं कर पाए, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती आपकी है। अगर कोई टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ये सब याद करवा रहा है, अभिषेक कह रहे हैं सर करवाए थे, रोहित कह रहे हैं सर सिर करवाए थे, जसविंदर भी कह रही है, शाबिया भी कह रही है, तो मुझे एक बात बताओ, जब मंत्रालय के नोट्स करवा रखे हैं, रेडी है सब कुछ, तो उस मिनिस्ट्री को याद करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। उसमें और क्या करना है और किस तरीके से मिनिस्ट्री में ट्रैप करता है आप यहां पे देखो। तो इसके अंदर अगर कोई स्कीम है, अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई मॉडल दे रखा है, तो उसके अंदर दो ट्रैप होंगे। एक ट्रैप है उसके अंदर मंत्रालय 100% गलत दिया होगा, 100% गलत दिया होगा, मान के चलो, ठीक है। बहुत रेयर है, बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है आज के 15 सालों के सवाल में यूपीएससी ने मंत्रालय सही दिया ही नहीं, गलत ही दिया है। फिक्स मान लो इस चीज को कि मंत्रालय की गलती होनी होनी है। फिर भी आपको मंत्रालय चेक कैसे करना है मैं आपको पेपर को सवाल में ही बता दूंगा। माइंड से ही आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर मंत्रालय है वो वाला सही है या गलत। अभिषेक कह रहे हैं सर उसके नोट्स अभी भी अवेलेबल है, तो आप उसको उठा के देख लेना, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज ये है बच्चों, इसके अंदर दूसरा ट्रैप क्या होगा, अगर कोई स्कीम है या कोई मॉडल है या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसको जिसने बनाया होगा, मतलब किसने प्रिपेयर किया है इसको। मान लो कोई मॉडल बना है मौसम को लेकर, या कोई मॉडल बना है किसी और चीज को लेकर कि हम कोई टेस्ट परीक्षण कर रहे हैं, जांच करना चाह रहे हैं किसी चीज को लेकर, उसको लेकर कोई मॉडल बना है, तो उसको बनाया किसने है। जैसे यूपीएससी ने आज से कुछ साल पहले, मुझे लगता है 3-4 साल पहले सवाल पूछा था जीएम सरसों को लेकर, है ना, या बीटी कॉटन को लेकर, उसमें ये पूछा था कि इसको बनाया किसने है, तो उसके अंदर भी वो ऑप्शन गलत था। किसने बनाया है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया या किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, उसके अंदर भी वो ऑप्शन गलत था। सेम वही यूपीएससी यहाँ पे अभी तक करता चला जा रहा है। इसका मतलब, इसका फिर से अगर इसको आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब अगर उस मॉडल को बनाया किसने है,
उसका ऑप्शन देगा ही देगा कि इस मॉडल को इसने विकसित किया है, इस मॉडल को इसने बनाया है। वो स्टेटमेंट 101% गलत ही गलत होगा। उसके कई सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं और 2026 के पेपर में ही देखिएगा, पुराने पेपर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। पुराने पेपर्स के अंदर तो इश्यूज हैं ही हैं, वो तो आप लोग देखेंगे ही। अब इतने सारे सवाल एक एक ट्रिक के करवा दूंगा ना कि आपको वहां पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डिलाइट आईएएस के मंच पर एलिमिनेशन पहले नहीं करवाया गया है। अब अगर डिलाइट आईएएस के मंच पर एलिमिनेशन करवाया जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मंच एलिमिनेशन की बराबरी कर सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे जो एलिमिनेशन है उसको उस तरह का एलिमिनेशन आपको कोई नहीं सिखा सकता। एकदम फैक्ट के साथ, एकदम ऑथेंटिक तरीके से किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और रिस्क को कम से कम कैसे रखना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे ही सिखाने वाला हूँ। ऐसा कर दूंगा कि 5 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा आप गलत ही नहीं करोगे। इतना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी का पेपर है, वहां पर बहुत मान्यूट लेवल की मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन मैंने हमेशा अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया है तो 10-12 क्वेश्चन मेरा मैक्सिमम रेंज रहा है गलत होने का। तो वही चीज अब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली। 3 चीजें अभी तक हमने समझी है, फिर से रिवीजन करते हैं, फिर सवाल को देखेंगे। हमेशा फैक्ट को लेकर आपके मन में संदेह आ जाना चाहिए। अगर किसी स्टेटमेंट में फैक्ट दे रखा है तो उसको वेरीफाई करना है अपने ही मन में, क्या ये फैक्ट सही है, सोचना उसको। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन सर उसको जानता नहीं, उस फैक्ट को पता नहीं, तो मान के चलना कि वो फैक्ट गलत ही होगा। अगर उस फैक्ट में अदर क्वेश्चन कोई ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है और एलिमिनेशन से आप सवाल पे पूछ गए हो, तब तो आंसर पे पहुंच गए हो, फिर तो आप उस फैक्ट को छोड़ सकते हो। बट अगर लग रहा है कि नहीं अभी मेरा आंसर नहीं निकला है, इसका मतलब वो फैक्ट का ही सवाल ऑप्शन मेरे पास बच रहा है, तो उसको कट करके निकल जाना, वो सवाल आपका सही बैठेगा। समझे मेरी बात? फर्स्ट थिंग हमने सीखी, डाउट करना है फैक्ट पे। सेकंड थिंग, अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई चार्टर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करने की जरूरत है कि उस सवाल के अंदर कोई ऐसा लूप होल यूपीएससी ने छोड़ा हुआ है, उस लूप होल को हमें पकड़ना है। कौन सा लूप होल, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग खुद ही समझ जाओगे। थर्ड थिंग, अगर कोई स्कीम है, सरकार की कोई योजना है, सरकार का कोई प्रोजेक्ट है या कोई मॉडल है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल का हो, उसके अंदर 2 ट्रैप हमेशा यूपीएससी फंसाएगा। अगर स्कीम है, प्रोजेक्ट है, तो उसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 100% वो मंत्रालय गलत दिया होगा, मान के चलो आप, इसी पेपर में देखोगे आप। और दूसरा ट्रैप उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसको बनाया किसने है, उसको रेडी किसने किया है। समझे मेरी बात? वो भी गलत इंस्टीट्यूट दिया होगा, वो भी सही नहीं होगा, है ना। तो उस चीज को लेकर हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब चौथी चीज है हमारे दिमाग में कि अगला टेक्निक क्या है। अगर कोई इमर्जिंग टेक्निक है, अगर कोई उभरती हुई तकनीक का सवाल यूपीएससी ने दे रखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो सवाल बच्चों पूछे जाते हैं, आप पिछले 15 सालों के पेपर उठा के, 16 सालों के उठा के देख लो, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं पूछी गई जो बहुत पुरानी टेक्निक है और उस पर यूपीएससी ने लेटेस्ट सवाल बना दिया है। नहीं, यूपीएससी हमेशा लेटेस्ट टेक्निक्स पर सवाल बना रहा है। आप कहेंगे सर लेटेस्ट टेक्निक पे सवाल क्यों बना रहा है? ताकि वो इस तरह के आईएएस ऑफिसर्स को रेडी करना चाहता है जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता हो। उसको पता हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पता है मशीन लर्निंग क्या है, उसको पता हो 3D प्रिंटिंग क्या है, उसको पता हो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसको पता हो रोबोटिक्स क्या है, उसको पता हो सुपर कंप्यूटर क्या है। यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर वो यहां पे ज्यादा सवाल पूछता रहेगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी उन टेक्निक्स को पढ़ना। आप पढ़ोगे नहीं, नहीं यार 3D प्रिंटिंग पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल बढ़ भी रहे हैं, इसलिए मैंने आज बहुत सारे सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हैं। लोग डरते हैं उन सवालों को अटेम्प्ट करने से, उन सवालों में कुछ भी नहीं होता है, फ्री के नंबर होते हैं जो आपको कैप्चर करने हैं, लूटने हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, चौथी चीज, अगर कोई इमर्जिंग टेक्निक का सवाल है तो एक ऑड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, ऐसा ऑप्शन जो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। बाकी सारे फिट बैठेंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सटीक नहीं बैठ रहा होगा और वो आपको आपको देखते ही लगने लगेगा। उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको खुद बस उस सवाल को सही से देखने की जरूरत। अगर आप फोकस के साथ उस सवाल को देखोगे ना, तो वो सवाल के अंदर आपको सीधे तौर पर दिखने लगेगा। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर कोई एग्रीमेंट चार्टर है तो आपका फोकस उसके अंदर एक लूप होल को पकड़वा देगा, एक वर्ड मिलेगा उसमें। यहां पे और यहां पे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? यहां पे एक वर्ड को फाइंड आउट करना है,
जिस एग्रीमेंट चार्टर की हम बात कर रहे हैं वहां पे एक वर्ड को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एक पूरा स्टेटमेंट ही गलत होगा, अलग होगा, उस टेक्निक में फिट नहीं बैठ रहा हो, एक स्टेटमेंट होगा ऐसा। और यहाँ पे क्या है, एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या ऐसी चीज भारत के संदर्भ में पॉसिबल है क्या, या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या भारत इस चीज के फेवर में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब यहाँ एक वर्ड का ही खेल बच जाता है और यहाँ एक स्टेटमेंट का ही खेल बच जाता है। तो चौथी चीज हमने क्या सीखी आज, अगर कोई उभरती हुई तकनीक का सवाल है, अगर कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सवाल है, उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। वही स्टेटमेंट जो है आप लोगों को बाकी सवाल, मतलब बाकी स्टेटमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जैसे ही आप उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, कट करोगे, आंसर आप लोगों के सामने पड़ा होगा। समझे मेरी बात, जैसे ही आप उसको एलिमिनेट करोगे आंसर आप लोगों के सामने पड़ा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। इसको याद रखना है। इमर्जिंग टेक्निक्स 100% सवाल नहीं आना है। मतलब यहां जितनी भी टेक्निक्स बता रहा हूं ना, आज तो सिर्फ 4 से 5 टेक्निक, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, उसके बाद हम इतनी सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हर क्लास के अंदर कि एक एक करके, और उस टेक्निक के इतने सारे सवाल बताने वाला हूं। पिछले 10 सालों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं सेम टेक्निक का यूज करके, तब आप देखेंगे क्या कर रहे थे इतने साल से हम इस तरह के सवालों को क्यों गलत कर रहे थे। समझे मेरी बात। तो अब फिर आप लोगों को अपने आप पे होने लगेगा, लेकिन आने वाले किसी भी अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, इस चीज को लेकर मेरी गारंटी समझ लो आप। बस आपको उन चीजों को सीखना है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, इलिमिनेशन में मास्टरी करवा दूंगा, लेकिन कंटेंट भी साथ साथ जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एनसीईआरटी की टेस्टिंग रख रखी है उसको आप इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि अंतिम प्रहार बैच के नोट्स को रिवीजन नहीं करना है। किसी बच्चे को जो यूट्यूब पे देख रहा हो उसको लगे सर अंतिम प्रहार के नोट्स तो मेरे पास है ही नहीं, पिछली क्लास में भी बताया था, अंतिम प्रहार के नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करते हैं। वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। समझ रहे हो। क्लास नोट्स जो बच्चों को करवाए गए थे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप प्रीलिम्स प्रहार बैच को ज्वाइन करते हैं। उसको पढ़ के फिर रिवीजन करना होगा, टेस्टिंग उसमें होगी, और साथ में एडवांस बुक्स की भी टेस्टिंग होगी। तो सब कुछ इसके अंदर हम लोगों को करने की जरूरत है। परसों से आपकी टेस्टिंग का बैच शुरू होगा, मतलब टेस्टिंग की क्लास होगी। 6, 7, 8 पॉलिटी की 3 किताबें मैंने उस दिन मंडे को कह दिया था पढ़ना शुरू कर दो। और मैं खास करके जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, जिन्होंने भरोसा किया है, उनको एक ही बात अपने मन से कहना चाहता हूं, इस बार एक भी क्लास में ऐसे मत करना कि ये वाली किताब छूट गई बाकी आगे से पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। पहले ही टेस्ट से हर एक किताब पर 100% फोकस करके रखना, और ये रखना हर बच्चा कि मुझे पहले टेस्ट से लेकर अंतिम टेस्ट तक टॉप करना है। सबको ये माइंड में इस चीज को रखना है। कोई ये ना सोचे कि यार मैं इस काबिल हूं नहीं, नहीं 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 नहीं, हर बच्चा काबिल है। शुरू से एकदम स्टार्टिंग से जीरो से लेना है। इसमें भी अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। खुद को वीक नहीं मानना है, ये मन में ठान लो कि ज्यादा हवाबाजी करनी नहीं है, और पहले टेस्ट से लेकर अंत तक अपना इतना बेस्ट देना है ना कि मेरा नाम फर्स्ट सेकंड 3 में रहे, मतलब टॉप 3 में मेरा नाम रहना चाहिए। ये ना हो कि मेरा सबसे नीचे नाम आ रहा है। जिसका सबसे नीचे आएगा उसको धीरे धीरे कैसे हम लोग ऊपर उठाने की सब लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सबको ये सोचना है, क्योंकि इस क्लास में मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा एकदम बेसिक वाला है। बेसिक के लिए बैच है फाउंडेशन, बेसिक के लिए बैच है अंतिम प्रहार, ये एडवांस लेवल का बैच है। तो जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टैकल करना है कि 2027 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा सबसे बेहतरीन हो, सबसे अच्छा हो, हमारा मतलब इतना स्कोर आए कि हमें कट ऑफ देखने की जरूरत ना पड़े, अगर उनको सिर्फ इस पे काम करना है, उनके लिए ये बैच रामबाण है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स प्रहार बैच करो, आपका 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। कहीं टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं का कंटेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ देने वाले हैं। पीआईबी की फाइल मिलने वाली है, करंट अफेयर की फाइल मिलने वाली है, उसके अलावा स्टैटिक के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। जो जो टेक्निक जहां जहां इंप्लीमेंट होगी वो उस फाइल के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो आपको सब कुछ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो कहा जाए वो आपको करना है। पहली क्लास से आप लोगों को फोकस करके चलना है कि मेरा टेस्टिंग के अंदर बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस रहना चाहिए। अगर आप टेस्टिंग में खराब करते चले जाओगे, एक क्लास में आपका परफॉर्मेंस आपने कहा लो चलो अब करता हूं धीरे धीरे, अगले अगले वीक से पढ़ूंगा, उससे अगले वीक से पढ़ूंगा, तो फिर आप बाकियों से बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आप बाकियों के साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे।
ठीक है ना, इस चीज को दिमाग में अभी से रख लो। 4 चीजें सिखा चुका हूं, 5वीं चीज क्या है? भारत का प्रेज का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और ये आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। अब लो हैंगिंग फ्रूट किसको कहते हैं पहले भी बता चुका हूं शायद। ये वो होता है जो, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, एक ऐसा फल जो बिल्कुल नीचे लटक रहा है, आपको बस तोड़ने की जरूरत है। वो बिल्कुल फल रेडी है कि मुझे खाओ, मैं आपके लिए ही हूं, लेकिन आप उसको तोड़ पाए बस इतना है। एकदम आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। इस चीज को, इस टेक्निक को और अच्छे से समझते हैं। देखो, 1 या 2 सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसे देगा जिसमें भारत की तारीफ होगी, कोई ऐसा मॉडल आएगा, कोई ऐसी टेक्निक होगी या कुछ ऐसी चीज होगी, कोई हमने डिफेंस के सेक्टर में कुछ किया होगा, कोई अचीवमेंट की होगी कि हमने ये काम किया है। ऐसा 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे। उन 2 सवालों में दोनों के दोनों स्टेटमेंट या तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक होंगे। मेरी बात फिर से सुन लो, अगर किसी स्कीम में या अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें भारत को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब अप्रिशिएट सीधे तौर पे नहीं किया जाएगा कि हाँ भारत बहुत अच्छा है, भारत ऐसे नहीं, हम कोई ऐसी टेक्निक लाए हैं जिस टेक्निक को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने ये किया है, हमने इस तरह का एफर्ट किया है, तो उसके अंदर यूपीएससी कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं डालेगा। कंडीशन वही रहेगी, अगर मान लो यूपीएससी ऐसा कुछ दे देता है फैक्ट कि इसको, इस टेक्निक को तैयार फलाने ने किया, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो तो हम पहले काम कर चुके हैं, वो तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, वो तो सेकंड वाले ट्रैप में फिट हो जाएगा। बट अगर सवाल एप्रिशिएशन पे है, आपको देख के लग रहा है कि नहीं यार ये तो इंडिया का इनिशिएटिव और इसमें ये नहीं पूछा गया किसने बनाया है, तो फिर उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। अगर पूछ लिया किसने बनाया तो वो गलत हो, वो तो गलत होना ही होना है। लेकिन अगर 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर इंडिया को थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश है कि हाँ भाई हमने कुछ किया है, आप कहोगे सर पेपर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, क्यों अप्रिशिएट करना है? लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट तो पढ़ रहा है, उसको तो फील आएगा कि नहीं मेरे भारत में ये सब हो रहा है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उस टेक्निक को दोनों के दोनों ऑप्शन उसके अंदर आपके सटीक बैठते हुए आपको दिखेंगे।